दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये केवल कक्षा 9वीं के लिए काम का नहीं है, बल्कि ये सभी परीक्षार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी भाग लेते हैं, उनके काम की भी चीज़ है। और समास को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यदि आप पूर्व पद, उत्तर पद को पहचान सकते हैं, समस्त पद के बारे में जानते हैं, समास विग्रह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और समास के भेदों से परिचित हैं, तो फिर क्या बात है। आप आसानी से समास पहचानना भी सीख जाएंगे, समस्त पद बनाना भी सीख जाएंगे, समास विग्रह भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास जो है वो संक्षेप करने की क्रिया है। संक्षेप अर्थात शॉर्ट। आप किसी भी बड़े वाक्यांश को या 4-5 शब्दों का जो एक शब्द समूह होता है, उसको यदि एक शब्द में बदल दें तो वही प्रक्रिया कहलाती है समास। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों को जोड़ा जाता है उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है। इसका अर्थ इन दोनों से अलग होता है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। तो इन दोनों से मिलके बना सम धन आस बना समास, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना अर्थात शॉर्ट बनाना। अब आते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पे। समास का शाब्दिक अर्थ अर्थात वर्ड मीनिंग है संक्षिप्तीकरण अर्थात शॉर्ट बनाना। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। देखिए कितनी आसान सी परिभाषा है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्द, नीचे उदाहरण देखिए। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। कितने शब्द हैं? 6। दो या दो से अधिक शब्दों को अब जब हमने मिला दिया तो बना एक नया शब्द, सार्थक शब्द दशानन। इसे ही कहते हैं समास। जब आपको कम शब्दों में बच्चों कुछ लिखना होता है ना, तो हमको सामासिक शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब आप लिखेंगे कि 10 हैं जिसके सिर अर्थात रावण को राम ने मारा। कितना समय आपने गंवाया, कितना लंबा वाक्य लिखा, इसमें बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती। इसकी जगह आप केवल लिख दें दशानन को श्री राम ने मारा। तो इस तरह से आप संक्षिप्तीकरण के माध्यम से अपनी भाषा को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो समास का अर्थ आप समझ चुके होंगे, संक्षिप्तीकरण करना। यदि आप अच्छे से समझ चुके हैं संक्षिप्तीकरण मतलब अंग्रेजी में क्या, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए अब सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है समास में, वो जानते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो देखिए यहाँ 3 चीज़ें आपने देख ली, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। अभी हम इनको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अगला है समास विग्रह। समस्त पद को जब शब्द समूह में वापस बदला जाता है तो उसको कहते हैं समास विग्रह। अब देखिए उदाहरण, पूजा घर, ये है समस्त पद। समस्त पद देखिए हमने ऊपर क्या परिभाषा देखी, इन दोनों से जो नया पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। इन दोनों अर्थात पूर्व पद क्या? पूजा। उत्तर पद क्या? घर। पूजा घर, पूजा है पहला पद और घर है उत्तर पद। अब इसका विग्रह हमने कर दिया पूजा के लिए घर। तो पूजा के लिए घर, इसमें देखिए पहला पद है पूजा और घर जो है वो उत्तर पद है। ठीक, तो दोनों के बीच की विभक्ति को हमने के लिए को हटा दिया और बन गया हमारा समस्त पद पूजा घर। तो ये 4 चीज़ें इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। पूर्व पद, हर नए शब्द में या समस्त पद में एक पहला पद होता है, दूसरा बाद का पद होता है। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जब ये नया शब्द बनता है तो उसको समस्त पद कहते हैं। जब इसको अलग अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, इसको कहते हैं समास विग्रह। तो आपको परीक्षा में हमेशा इसी तरह प्रश्न आते हैं। जैसे नीचे दिया है राजपुत्र। अब आपसे पूछा प्रश्न कि चलिए राजपुत्र शब्द का समास विग्रह करें। तो आप समास विग्रह क्या करेंगे? राजा का पुत्र, आपने अलग अलग कर दिया। राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है।
आपने इसका समास विग्रह कर दिया राजा का पुत्र। तो अब दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसा आता है, राजा का पुत्र आपको लिखा रहेगा और बोलेगा इस समास विग्रह को समस्त पद में बदलिए। तो आप का विभक्ति हटा देंगे और कह देंगे राजपुत्र। तीसरा प्रश्न किस तरह का आता है, तीसरा प्रश्न पूछेगा इस समास का नाम क्या है। तो नाम जानने के लिए हमें आगे समास के प्रकारों का भी अध्ययन करना होगा। तो पहले आप ये जान जाइए कि आपको समझ में आ गया है कि पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। स्वयं से ये सवाल करें और समझ में आ गया है तो आप अवश्य कमेंट में जवाब भी दें। चलिए अब देखते हैं समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब देखिए आपको नाम याद करना भी आसान हो जाएगा जब आप परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा जो है वो नाम के अनुरूप ही है। तो आइए अब हम चलते हैं और एक एक समास का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद अर्थात आप समझ चुके हैं, पहले वाला पद, और यही पद क्या होता है, अव्यय भी होता है। तो मैंने देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो और उसके बाद का शब्द संज्ञा या विशेषण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद जो होता है वो अव्यय का काम करता है। अब आप में से यदि किसी को पता है कि अव्यय क्या होते हैं तो तुरंत मुझे कमेंट करके जवाब दें, अव्यय क्या होते हैं। मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ आपको। अव्यय, व्यय यानी होता है खर्च करना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काल लिंग के अनुसार खर्च नहीं होते, अर्थात अपना रूप नहीं बदलते, उनको कहते हैं अव्यय। वो सदा एक से रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहला समस्त पद देखते हैं, आजीवन। आजीवन, इसमें पूर्व पद है आ और दूसरा पद है जीवन। तो जीवन है संज्ञा और आ है अव्यय या पूर्व पद अव्यय है। ठीक है, तो पूर्व पद ही प्रधान होता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो बन गया क्या, जीवन भर। जीवन शब्द पहले आ जाएगा और आ का यहाँ पे अर्थ लिख दिया जाएगा भर, जीवन भर। दूसरा शब्द देखिए, यथा सामर्थ्य। अब देखिए विग्रह करते समय सामर्थ्य को पहले ले आए हम, सामर्थ्य के अनुसार। तीसरा शब्द देखिए, यथा शक्ति। यहाँ भी हमने शक्ति जो संज्ञा शब्द था उसको पहले ले आएंगे, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। तो जो पीछे का दूसरा पद है वो पहले आ जाता है विग्रह करते समय। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। अब आपके लिए एक सवाल है, आमरण। पहले आपने देखा आजीवन, तो जीवन भर हुआ। आमरण का समास विग्रह क्या होगा, आप तुरंत कमेंट करिए और बताइए, देखें किसको बनता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हिंट मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ हमको सामान्यतः शब्दों का अर्थ ही लिखना पड़ता है। जैसे समस्त पद का जो अर्थ होता है वही लिखना है। जैसे भरपेट का अर्थ होता है पेट भर कर, हर रोज़ का अर्थ होता है रोज़ रोज़, हाथों हाथ का अर्थ होता है हाथ ही हाथ में। ऐसे ही आप बताइए आमरण का क्या अर्थ होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, और इसी अव्यय के कारण इस समास का नाम पड़ा अव्ययी भाव समास। तो एक और हिंट दे रही हूँ बच्चों, परीक्षा में अक्सर यथा वाले शब्द आते हैं और आ वाले शब्द आते हैं। जब भी यथा वाला कोई शब्द आए आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये अवश्य ही अव्ययी भाव समास है। तो इसके कुछ गिने चुने उदाहरण हैं और आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात दूसरा वाला पद। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपके लिए नई चीज़ यहाँ पे है कारक। कारक हमने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है।
जो 9वीं के विद्यार्थी हैं इन्होंने 8वीं कक्षा में कारक पढ़ा है, कारक की विभक्ति भी आपको याद होनी चाहिए। तो उदाहरण देखिए, तुलसीदास कृत, ये सामासिक शब्द है। अब हमने इसको विग्रह किया, तुलसीदास द्वारा कृत अर्थात रचित। अब देखिए आप, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात कृत जो शब्द है वो प्रधान है। ठीक, दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप हो जाता। अब यहाँ कारक क्या आया है? द्वारा। जब हम इस समास विग्रह का समस्त पद बनाएंगे, तुलसीदास द्वारा कृत, इसको यदि हमको समस्त पद बनाना है तो हम द्वारा को हटा देंगे, अर्थात कारक का लोप हो जाएगा, तुलसीदास कृत। ठीक है, बीच की विभक्ति का लोप हो गया। तो इस प्रकार के समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके जो 6 भेद हैं वो कारक के 6 भेद हैं। कारक के होते हैं 8 भेद, परंतु कारक का पहला भेद और अंतिम भेद इसमें शामिल नहीं होता है। आप विभक्ति को आराम से याद करिए, आपको विभक्तियाँ रटी होनी चाहिए कारक की। एक बार मैं आपको बोल कर बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी नानेनी, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरह से आपको विभक्तियाँ याद होनी चाहिए, तब आप आराम से पहचानेंगे। अब देखो, कर्ता ने, कर्ता तत्पुरुष यहाँ नहीं है, शुरू होता है कर्म से। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति आएगी बीच में। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ जो से है वो साधन के रूप में है। जैसे मैंने झाड़ू से फर्श साफ किया, तो करण से, यहाँ पे करण तत्पुरुष में से विभक्ति आएगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति आएगी के लिए। अपादान से, यहाँ पे भी से है, करण में भी से है, दोनों में अंतर क्या है? करण का से है जो साधन वाला है, जैसे झाड़ू से, मैंने झाड़ू से फर्श साफ किया। अपादान वाला जो से है वो पृथक करने वाला है, अलग करने वाला है। जैसे शंकर जी के सिर से गंगा निकली, तो सिर से गंगा पृथक अलग हुई, मतलब निकली, तो यहाँ अपादान से दूर करने वाला से यहाँ पे उपयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। संबंध काके की नानेनी रारेनी, तो यहाँ काके की का प्रयोग होता है। अधिकरण में पर, यहाँ पे में और पर विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे हम भेदों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आपको आराम से कारक की विभक्ति याद हो जाएगी। आप जहाँ भी पढ़ते हैं कारक विभक्ति लिख कर वहाँ पे चिपका दीजिए और उसको चलते फिरते गाने की तरह याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें को चिन्ह का लोप होता है। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे बताइए समास विग्रह क्या है और समासिक पद क्या है? बताइए जल्दी, समास विग्रह क्या है और समस्त पद क्या है? किस विभक्ति का लोप हुआ है? ठीक है, करण तत्पुरुष, इसमें से और के द्वारा के लोप से ये बनता है। जैसे मदांध, मद से अंधा, मद से अंधा। जब हमने समस्त पद बनाया तो से विभक्ति का लोप हो गया, मद और अंधा जोड़ दिया तो बन गया मदांध। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, द्वारा को कट कर दिया, रेखांकित हो गया, रेखा और अंकित को जोड़ दिया। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए विभक्ति का लोप होता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, अब के लिए को काट दिया, हाथ और कड़ी को जोड़ के बन गया हथकड़ी। राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च में के लिए को काट दिया, राह खर्च। तो इस तरह से देखिए समस्त पद बनाना बहुत ही आसान है। बस आप कारक विभक्ति को इसमें से हटा देंगे तो आपका समस्त पद बन जाएगा। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें से जो अलग होने का भाव दिखाता है उसका लोप होता है। जैसे प्रथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के व की के लोप से बनता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति है में और पर, तो शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। अब अगला सवाल है आपके लिए, वनवास। बताइए इसका विग्रह क्या होगा? कौन सी विभक्ति आएगी वन और वास के बीच में? चलिए आप उत्तर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला समास है कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला समास। इसमें दोनों पदों में
विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसको कर्मधारय समास कहते हैं। अब आप विशेषण विशेष्य से तो परिचित होंगे ही। विशेषण अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण अर्थात जो विशेषता बताई जाए, और विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमेय उपमान अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उपमान। तो देखिए, पहले हम उपमेय और उपमान वाले उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है चंद्रमुख। तो यहाँ किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो चंद्र हुआ उपमान और उपमेय हुआ मुख। तो इसका विग्रह क्या होगा? चंद्र जैसा मुख या चंद्रमा के समान मुख। अगला देखिए, कमल नयन। यहाँ उपमान है कमल और उपमेय है नयन। नयनों की तुलना कर रहे हैं। जैसे श्री राम को कमल नयन कहते थे, राजीव नयन कहते थे। तो कमल के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। तो इसमें देखिए, विग्रह मैंने 3 प्रकार के शब्द यूज़ किए हैं। जैसा भी आ सकता है, के समान भी आ सकता है, और रूपी भी आ सकता है। आपको जो विग्रह में उचित लगता हो उसका उपयोग करें। अगला हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य संबंध। जैसे है शब्द दही बड़ा। अब बड़ा कैसा? उसकी विशेषता क्या है? दही में डूबा बड़ा। नील कमल। कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। नीला है जो कमल। देखिए, विग्रह पे ध्यान दीजिए। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो इस तरह से जो शब्द यहाँ पे प्रयोग होता है विशेषण विशेष्य में, तो इसमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। दोनों के विग्रह में थोड़ा सा अंतर है। यह आप अभ्यास से आराम से कर सकते हैं। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु, जैसा नाम से ही आप याद कर सकते हैं, द्वि अर्थात दो। दो क्या है? संख्या है। वैसा ही इस समास में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि द्वि है। द्वि अर्थात संख्या 2। इसको विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है। उदाहरण देखिए, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। आप विग्रह को ध्यान दीजिए। इसमें हम समूह या समाहार शब्द लिखते हैं। जो भी शब्द आया, जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 माहों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। अब आपके लिए प्रश्न है चतुर्भुज। बताइए, चतुर्भुज का विग्रह क्या होगा? तो इस तरह से आप विग्रह से समस्त पद बनाइए, समस्त पद से विग्रह बनाइए। जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप आराम से ये करना सीख जाएंगे। अगला समास है द्वंद्व। ये सबसे सरल समास माना जाता है। द्वंद्व, जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, 2 बराबर के पहलवानों के बीच में युद्ध होता है, वैसे ही इसमें जो दोनों पद होते हैं ना, वे दोनों ही प्रधान होते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र होता है, प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और अथवा या का प्रयोग होता है। समस्त पद बनाने पर इन संयोजकों अर्थात और या का लोप हो जाता है। उसकी जगह लग जाता है एक हाइफन, योजक चिन्ह। जैसे पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह लगा है। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा पाप और पुण्य। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान हैं यहाँ पे। अन्न जल, अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। चाय पानी, जैसे आप कोई आता है घर में तो आप क्या पूछते हैं? चाय पानी लेंगे? उसका मतलब क्या है? चाय लेंगे या पानी लेंगे। ठीक है। चराचर, चर और अचर। अब आपका सवाल है धर्माधर्म। बताइए, धर्माधर्म का विग्रह क्या होगा? चलिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। ये बहुत इंटरेस्टिंग समास है। इसमें दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है। इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे आपको शब्द आया परीक्षा में दशानन। ठीक है, तो दशानन का विग्रह आप क्या करेंगे? दश हैं आनंद जिसके। अब जिसके कह दिया तो आपको वो तीसरा पद तो बताना पड़ेगा। जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। पीला, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र,
तीन है नेत्र जिसके, बताइए अर्थात में आप क्या लिखेंगे? तुरंत उत्तर दीजिए, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। अगला देखिए, एक और प्रश्न आपके लिए, मृग नयनी। अब यहाँ डैश 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 आप क्या लिखेंगे? वह स्त्री। तो यहाँ पर्टिकुलर जब कोई व्यक्ति नहीं आता तो वह स्त्री, वह पुरुष, वह व्यक्ति, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये है बहुव्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अब देखिए आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, उत्तर आप दीजिएगा। सब शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है, कौन सा समास है? नीचे देखिए 6 समास के नाम दिए हैं, ABCDEF। कौन सा है समास जिसमें बीच के संयोजक शब्द का लोप हो जाता है? तुरंत जवाब दीजिए पहले प्रश्न का। दूसरा, शब्दों के मध्य में कारक विभक्ति का लोप होता है, बताइए कौन सा समास है जिसमें कारक विभक्ति आती है? तीसरा, पूर्व पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है, बताइए कौन सा समास है? चौथा, पहला पद जिसमें अव्यय होता है वो कौन सा समास है? पांचवा, किसी अन्य पद की ओर संकेत होता है, बताइए कौन सा समास है? छठवां, दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेषिका संबंध होता है, बताइए कौन सा समास है? तो आप देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, आप कितनी जल्दी जवाब देते हैं। चलिए प्रश्नों का सिलसिला जारी है। अब देखिए आपको एक बहुत बारीक जानकारी दे रही हूँ, किस समास में कैसा विग्रह होगा। अब जैसे आया नीलकंठ, आप इसका लिखेंगे नीला है कंठ जो। अब बताइए ये कौन सा समास है? दूसरा आपने लिखा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये कौन सा समास है? देखिए दोनों अलग अलग समास है, विग्रह की बात है। नीला है कंठ जो, इसमें हम कंठ की विशेषता बता रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। अब मेरा हिंट आप समझ गए होंगे तो उत्तर ज़रूर देंगे। अगला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र शब्द में देखिए, अगर मैंने बोला तीन नेत्रों का समूह तो बताइए कौन सा समास होगा? और यदि मैंने बोल दिया तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो बताइए कौन सा समास होगा? यदि आपने ये प्रश्न सॉल्व कर लिए, इसका मतलब है आप समास विग्रह करना, समस्त पद बनाना अच्छी तरह से समझ गए हैं और आप किसी भी परीक्षा में इनका हल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।